नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक मैराथन, जिसमें हम कवर करेंगे अपने ओ लेवल का चौथा पेपर M4R5, जिसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर के सभी टॉपिक्स के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को इस एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊं। और वीडियो को शुरू करें इसके पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हमको करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए क्या हम गलती करते हैं, एक वीडियो को हम देख लेते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ एक बार देखते हैं तो वो भूल भी जाता है। तो करना क्या है हमको कि क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन का एमसीक्यू दे दिया है, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करके देखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं उनको क्या वाकई में आप कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से एक बार आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रहेंगे। ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरुआत कर रहे हैं अपने इस लेक्चर की और देखिए अपना चौथा पेपर M4R5। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं अपने इस पेपर 4 के पहले चैप्टर की और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये तो सबको ही पता होगा कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका यहाँ पर फुल फॉर्म है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो आईओटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो व्हाट इज आईओटी। अब आईओटी होता क्या है। तो आईओटी जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि इंटरनेट में जो डिवाइसेस होती हैं उसको जब हम आपस में जोड़ देते हैं, मतलब दो डिवाइसेस जब इंटरनेट की सहायता से हम जोड़ देते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करने लगती हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रिंग स्ट्रक्चर, या नेटवर्क ऑफ सेंसर। तो इसमें से कौन सा जवाब सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है कि जो नेटवर्क बनता है फिजिकल ऑब्जेक्ट को जोड़ने से और सेंसर को मतलब उसमें मिला के बनाने से, उसी को हम क्या कहते हैं, आईओटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना तीसरा सवाल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो आईओटी में ग्लोबल सर्विसेज का ध्यान रखता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी लेयर आपकी होती है, क्या परसेप्शन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नेटवर्क लेयर होती है इसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। आईओटी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो आईओटी की प्रमुख विशेषता क्या होती है, विविधता, उसके बाद कनेक्टिविटी, या सेफ्टी, या ये सभी। तो देखिए डिवाइसेस तो आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिविटी तो हो गया, सेफ्टी भी कुछ हद तक हमें यहाँ पर मिलती है, इसके अलावा विविधता तो होती ही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए जो आपका ओ लेवल का एग्जाम बनता है, इसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ रहा है और उसमें ऑल द अबव ऑप्शन आपको दिखे, तो वहाँ पर आपको बिना सोचे ऑल द अबव पे टिक कर देना है अगर हल्का सा भी डाउट हो, क्योंकि 90% टाइम वो जवाब आपका, 90 कह रहा हूँ 99% टाइम ऐसा आप मान के चलिए कि ऑल द अबव अगर ऑप्शन में है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आप उस पर टिक करते हैं तो आपको वो जवाब सही ही मिलेगा। आप आजमा लीजिएगा पूरे पेपर में से जो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेंगे, ऑल द अबव कितनी बार सही है अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ नन ऑफ द अबव दिखे तो उस पर टिक मत लगाइएगा, उसके अलावा किसी पे लगाइएगा। और ये चीज़ कब करनी है, जब आपको सवाल ना आ रहा हो। ठीक, बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। डैशबोर्ड का उपयोग करके कनेक्ट एंड कंट्रोल करने के लिए आईओटी डिवाइस करने वाली संस्थाओं को सक्षम करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी डिवाइसेस होती हैं, क्या स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर भी देखिए सारी डिवाइसेस को आईओटी की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं और डैशबोर्ड की सहायता से हम काम उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑल द अबव होगा। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। निम्न में से कौन शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो हमने पढ़ा था कौन कौन से वायरलेस नेटवर्क बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए www, मतलब ये तो कोई आपका वायरलेस नेटवर्क तो है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट, ये भी नहीं।
वाईफाई यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये सारे बड़ी रेंज के हैं वाईफाई से। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई और नेटवर्क होता, जैसे मान लीजिए कोई ब्लूटूथ का नेटवर्क होता, तो वो इससे भी छोटा होता है, तो उस पर हमें टिक करना पड़ता, लेकिन वाईफाई से छोटा यहाँ पर ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा वाईफाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। IoT आर्किटेक्चर में सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? तो जो हमारा IoT आर्किटेक्चर होता है उसमें सबसे लोएस्ट लेयर जो आपकी होती है वो होती है फिजिकल लेयर। ये आपकी सबसे कौन सी लेयर है? लोएस्ट लेयर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइसेस? IoT डिवाइसेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है IoT डिवाइसेस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए और शेयर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा IoT डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर्स, तो माइक्रो कंट्रोलर्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है। IoT डिवाइसेस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो IoT डिवाइस क्या वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है? सही है, ये कथन भी हमारा सही है। IoT डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ, तो क्या हमारी IoT डिवाइस पूरी तरीके से सेफ होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए IoT डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही अपना डेटा शेयर करती हैं। तो जहाँ पर भी इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर सेफ्टी एक कंसर्न बन ही जाती है। तो कंप्लीटली सेफ तो नहीं है हमारा IoT डिवाइस, इसलिए हमारा ये जो लाइन है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। वाईफाई AH विशेष रूप से डैश डैश के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो वाईफाई AH किस लिए डिज़ाइन किया गया था? लॉन्ग रेंज के लिए, लो पावर 802.11 के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए? तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो वाईफाई AH था वो लॉन्ग रेंज भी था, लो पावर भी था और 802.11 तो था ही। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर है? तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर है? तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे MQTT के बारे में, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारा पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा MQTT। इसके बाद बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से IoT में यूज़ की जाने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी में से कौन सी कम पावर कंजम्पशन करती है? तो कम पावर कंजम्पशन की जहाँ पर भी बात आती है वहाँ पर हमको यहाँ पर ZigBee दिखाई दे रहा है, और ZigBee जो है सबसे कम पावर कंजम्पशन करती है इन सभी दी गई डिवाइसेस में से। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा IoT का मेन एलिमेंट नहीं है? तो IoT में क्या थिंग्स मेन एलिमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, या पीपल नहीं है? तो देखिए IoT में मुख्यतः मशीन ही मशीन से कांटेक्ट करती है, यहाँ पर आदमियों का बहुत यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो मेन एलिमेंट नहीं है IoT की बात अगर की जा रही है तो। ठीक है, तो IoT में ये हमारा डी ऑप्शन मेन एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीज़ें हैं वो इसीलिए बनाई गई ताकि ह्यूमन का कम से कम इस्तेमाल करके काम को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। तो इसमें आदमियों का इस्तेमाल कम ही होता है। जैसे देखिए ट्रैफिक का सिस्टम बनाया गया IoT की सहायता से, तो उसमें आदमी का यूज़ एकदम ख़त्म कर दिया गया। ऐसे कहीं पे भी IoT इस्तेमाल होता होगा तो वहाँ पर आदमी बहुत कम या ना के बराबर यूज़ में आते हैं या उनका उपयोग होता है वहाँ पर। इसके बाद बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। ZigBee निम्नलिखित में से किस मानक स्टैंडर्ड पर बेस्ड है? यहाँ पर देखिए ZigBee निम्नलिखित में से किस मानक स्टैंडर्ड पर बेस्ड है? तो यहाँ पर हमको सही करना होगा IEEE 802.15.4। ठीक है, इस स्टैंडर्ड पे ये आधारित है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार दो बार पढ़ लीजिए ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रह जाए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस? IoT डिवाइसेस में जो बाहर से डेटा अंदर खींचा जाता है, अंदर लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है, वो किसकी सहायता से लिया जाता है? यहाँ पर सही जवाब होगा सेंसर। और पढ़ते टाइम हमने 10 बार कम से कम ये सुना होगा
कि सर जब भी IoT कोई डिवाइस के से जानकारी लेता है तो वो डिवाइस कौन सी वहाँ पर लगी होती है, वो सेंसर ही होती है जो बाहर का तापमान रीड कर रही है या बाहर कुछ भी चीज़ है जो इनपुट के तौर पे ले रही है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, सेंसर यूज़ होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, सेंसर यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। लोरा स्टैंड्स फॉर, तो लोरा का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, ठीक है। लोरा का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग रेंज यहाँ पर फुल फॉर्म है और यही हमारा सही जवाब है। रेडियो आगे जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग रेंज है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। IoT डिवाइसेस को डेटा के साथ जोड़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है। तो डेटा के साथ डिवाइसेस को जोड़ने का काम कैसे किया जाता है, तो डेटा को डिवाइसेस के साथ क्या नेटवर्क के सहारे जोड़ा जाता है, ऑटोमेटा के सहारे जोड़ा जाता है, क्लाउड के सहारे जोड़ा जाता है या इंटरनेट की सहायता से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका उपयोग होता है क्लाउड। जब भी किसी डेटा को जो कि कहीं और है आपकी IoT की डिवाइस के साथ जोड़ना हो तो वहाँ पर यूज़ होता है क्लाउड, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। डैश डैश रिसोर्सेज की कमी वाले डिवाइसेस के लिए एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो डैश डैश रिसोर्सेज में क्या होगा, TCP/IP, MQTT, HMTP या COAP। तो यहाँ पर सही जवाब है MQTT रिसोर्सेज की कमी वाले डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर सही जवाब MQTT हमारा होने वाला है। 18वां सवाल है, IoT में एक एंटिटी है। तो IoT में कौन एंटिटी होता है, क्या बिजनेस होता है, गवर्नमेंट होती है, कस्टमर्स होते हैं या इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा डी वाला हो जाएगा कि IoT में एक एंटिटी ये सभी हैं, बिजनेस है एक आपका एंटिटी होता है, गवर्नमेंट एंटिटी होती है, कस्टमर्स भी एंटिटी होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑल ऑफ एवर। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। IoT में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाले प्रोटोकॉल हैं। तो IoT में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, MQTT, ZigBee, XMPP या इनमें से सभी। तो यहाँ पर भी देखिए ये सभी प्रोटोकॉल आपके IoT में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसमें कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हमको ऑल द अबव पे टिक करना होगा। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। IoT एप्लीकेशंस में लाइट वेट प्रोटोकॉल के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं MQTT प्रोटोकॉल। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, लाइट वेट प्रोटोकॉल के लिए MQTT का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल भी हमारा MQTT से है। MQTT सूट है, MQTT सूट होता है आपका स्मॉल एंड चीप, लो मेमोरी डिवाइस, लो पावर इक्विपमेंट या इनमें से सभी। तो MQTT आपका स्मॉल एंड चीप भी होता है, लो मेमोरी डिवाइस भी होती है, लो पावर इक्विपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है। 22वां सवाल है, 6 लो WPAN का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, 6 का मतलब होता है IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पर हमारा सही जवाब है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। सेलुलर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वायरलेस स्टैंडर्ड डैश डैश हैं। तो सेलुलर नेटवर्क में उपयोग कौन सा किया जाता है, हम कौन कौन सी प्रोटोकॉल पढ़े, क्या GSM हमने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, CDMA हमने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, LTE हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी ऑल द अबव सही जवाब है आपका कि सेलुलर नेटवर्क में ये सभी उपयोग की जाती हैं। इसके बाद हमारा 24वां सवाल है, RFID टेक्निक में डैश डैश निम्नलिखित शामिल है। तो RFID टेक्निक में हम किसका यूज़ करते हैं, एंटीना का, ट्रांसपॉन्डर का या ट्रांसीवर का या इनमें से सभी का। तो यहाँ पर RFID टेक्निक में हम इनमें से सभी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये कुछ 24 सवाल हमने आज डिस्कस किए जो हमारे चैप्टर 1 से बन सकते हैं और आपके O लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF डाउनलोड करनी है और उसमें प्रैक्टिस करके देखना है कि कितने सवाल आप यहाँ पर पढ़ने के बाद सही सही कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि देखिए ये पूरा कोर्स आपको हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी किसी भी तरीके के यहाँ पर पेड चार्ज नहीं है। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, कितना भी हो, 5 रुपये 10 रुपये भी, कुछ भी आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी अकाउंट डिटेल्स हैं, अपने आप जो भी सहमति से कर सकते हैं, करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं।
और अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है अपनी IoT की तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर नोट्स भी हमने डाल दी है, पूरा नोट्स भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं अपने चैप्टर 2 की, जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। पहला सवाल यहाँ पर हमारा है, एक सिस्टम जो फीडबैक का उपयोग किए बिना प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस का उपयोग करती है, तो ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसमें कोई फीडबैक नहीं लेता था? क्या वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, क्लोज्ड लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम था, रेगुलेटर था, या ऑल ऑफ एबव था? तो देखिए यहाँ पर जो फीडबैक नहीं लेता था वो होता था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता था, इनपुट दिया जाता था और आउटपुट प्राप्त होता था, वहां पर कोई फीडबैक का सिस्टम हमारे पास नहीं होता था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो नोन एज, तो गाइडेड मीडिया को एक और नाम से कौन जाना जाता है? तो गाइडेड मीडियम को क्या कहते हैं? क्या बाउंडेड मीडियम कहते हैं, गाइडेड मीडियम कहते हैं, या अनगाइडेड मीडियम कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो गाइडेड मीडियम का एक और नाम है बाउंडेड मीडियम, ठीक है। और ये कारण क्या था कि गाइडेड को हमने बाउंडेड कहा? इसका कारण ये था कि जब भी कोई सिग्नल तार के बीच में ट्रेवल करता है तो वो बाउंड होता है कि इतनी, जैसे तार की चौड़ाई मान लीजिए 5 mm है तो 5 mm में ही सिग्नल ट्रेवल करेगा, बाउंड है, बाध्य है उतनी दूर में ट्रेवल करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे वायरलेस कनेक्शन होता है या मान लीजिए कि अनगाइडेड कनेक्शन है तो वो क्या होता है, वो किसी भी तरफ जाकर अपना, बस उसका मेन काम होता है डेस्टिनेशन पर पहुंचना, पर बाउंडेड नहीं होता है इतनी ही दूरी में ट्रेवल करो, कैसे भी जाओ बस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। लेकिन जब गाइडेड मीडियम की बात आती है तो वो बाउंडेड होता है कि इसी जैसा जैसा तार है वैसा वैसा सिग्नल को जाना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, सही ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, यूटीपी स्टैंड्स फॉर, तो यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूटीपी का फुल फॉर्म है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन देखिए, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पर सही है। समझ में आ रही है ये चीज? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो हमारा चौथा सवाल है, एक सिस्टम जो आउटपुट के मेजरमेंट का उपयोग करता है और इसे वंचित आउटपुट के साथ कंपेयर करता है, तो जो आउटपुट का उपयोग करता है वो क्या होता है? वो होता है क्लोज्ड लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये हमने डिस्कस किया था कि क्लोज लूप में क्या होता है, फीडबैक प्राप्त होता है और फीडबैक के साथ ही काम होता है। और एग्जाम्पल क्या लिया था, एसी वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप सेट कर दें कि कमरे का टेम्परेचर जब 20 डिग्री आ जाए तो एसी अपने आप बंद हो जाए, तो अपने आप बंद हो जाती है। तो इसमें आउटपुट का फीडबैक लिया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, यह एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो सही जवाब क्या होगा, SISO, MIMO, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दीज? तो SISO यहाँ पर सही जवाब है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और यहाँ पर पूछा गया है केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, तो जाहिर सी बात है पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गाइडेड मीडियम नहीं है? तो कौन सा गाइडेड मीडियम नहीं है अगर बात की जाए तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ये तो गाइडेड ही होता है। पहला जो तार हमने पढ़ा था वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही पढ़ा था। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, ये भी गाइडेड में आता है। कोएक्सियल, ये भी गाइडेड में आता है। एटमॉस्फियर, ये तो कोई गाइडेड मीडियम नहीं है, ये कोई तार नहीं है। एटमॉस्फियर का तो मतलब होता है वातावरण, तो यहाँ पर ये हमारा गाइडेड मीडियम नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं 7वें सवाल की तरफ, ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनल कोर स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए ग्लास की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो आपके इंटरनल कोर स्ट्रक्चर में होता है वो होती है ग्लास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए वाला यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कम इनटू अनगाइडेड मीडिया? तो अनगाइडेड मीडियम में कौन सा आता है? क्या माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड वेव आता है, रेडियो वेव आता है, या इनमें से सभी? तो ये तीनों ही आपकी अनगाइडेड मीडियम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो हमारा 9वां सवाल है, OSI लेयर जो सूचनाओं के लॉजिकल यूनिट में सिग्नल को व्यवस्थित करती है जिसे फ्रेम कहा जाता है, तो कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट, फिजिकल, डेटा लिंक, या एप्लीकेशन लेयर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है डेटा लिंक लेयर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ, इंटरनेट प्रोटोकॉल आमतौर पर किस OSI लेयर से मेल खाता है? तो
तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपकी नेटवर्क लेयर से मेल खाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। हो सकता है रिकॉर्डिंग में आपको माउस जो है थोड़ा हिलता डुलता दिख रहा हो, लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो इसलिए ये चीज़ दिखती है, उसको हम जल्दी ही मतलब रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन चीज़ें शायद आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये मेरा पूरा प्रयास है आपके लिए। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। ट्रांसमिशन मीडिया को आमतौर पर इस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है, किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है? तो ट्रांसमिशन मीडिया को दो कौन से प्रकार में क्लासिफाइड किया जाता है? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये तो आसानी से बता सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया सर दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, तार वाले और बिना तार वाले, वायर्ड और वायरलेस, या बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, गाइडेड और अनगाइडेड। OSI मॉडल की कौन सी लेयर कंप्रेशन करती है? तो OSI लेयर की क्या नेटवर्क लेयर कंप्रेशन करती है, डेटा लिंक लेयर कंप्रेशन करती है, फिजिकल लेयर कंप्रेशन करती है, या प्रेजेंटेशन लेयर? तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कंप्रेशन का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ रहे हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। विच लेयर इज यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? तो ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर को लिंक करने का काम कौन करता है? तो वो करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं 14वें सवाल की तरफ। एंड टू एंड कनेक्शन डैश डैश प्रोटोकॉल के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो एंड टू एंड कनेक्शन स्थापित करने की जिम्मेदारी आपकी होती है TCP की। यहाँ पर कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही है। फिजिकल लेयर इज बिट को फ्रेम में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेम में परिवर्तित किया जाता है डेटा लिंक लेयर में। 16वां सवाल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मुख्य कार्य है नोड टू नोड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन सी है? तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल आपकी IP प्रोटोकॉल है। 18वां सवाल है हमारा, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का अर्थ है कि इसके सिस्टम की आउटपुट इस पर निर्भर करती है। तो क्लोज्ड लूप क्या होता है? क्लोज्ड लूप वो होता है जिसमें फीडबैक के द्वारा काम किया जा रहा हो। तो आउटपुट जो आपका होता है वो यहाँ पर फीडबैक पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ SSL एंड TLS इज। तो SSL और TLS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSL का होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और TSL का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। समझ में आ रही है बात? 20वां सवाल देखिए, द नंबर ऑफ लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज। तो OSI में कितनी लेयर थी? मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट या कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर थी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा 21वां सवाल है, इनमें से कौन सा LPWAN टेक्निक नहीं है? तो LPWAN टेक्निक कौन सी नहीं है? तो LoRa एक होता है ऑप्शन आपका, दूसरा वाईफाई है, सिगफॉक्स है। तो इनमें से जो वाईफाई है वो LPWAN के अंडर नहीं आती है, ये लो पावर नहीं लेती है, हाई पावर है। ठीक है, बढ़ रहे हैं 22वें सवाल की तरफ। OSI मॉडल में किस लेयर को पोर्ट लेयर कहा जाता है? तो OSI लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर को पोर्ट लेयर कहा जाता है। 23वां सवाल है हमारा, MQTT इज बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस? तो जो आपका MQTT होता है वो पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पे बेस होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर IoT में एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है? तो एंड टू एंड कौन सी? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर? नहीं, ये तीनों नहीं करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ रहे हैं, सिक्योर MQTT का मानक पोर्ट नंबर है। तो सिक्योर्ड MQTT का पोर्ट नंबर जो होता है वो होता है 8883। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये कुछ पहले एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा हमारा चैनल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जो भी लेक्चर्स आप लेते हैं सब कुछ फ्री है, PDF नोट्स सारी फ्री है। तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और बैंक हमारी डिटेल्स भी दिख रही होंगी। आप चाहें तो यहाँ से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल फिर से बता रहा हूँ पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हमें सपोर्ट ही करिए, लेकिन आप चाहें तो हमें कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।
नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस IoT की प्रैक्टिस सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 के अपने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो हमारे O लेवल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 3 की और यहाँ पर हम बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सेंसर हो सकते हैं, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है टेम्परेचर, लाउड, मोशन या ऑल ऑफ एबव। तो सेंसर हमारे सभी पे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑल ऑफ एबव ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगर आप पहले से हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ पर किस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर की आपको PDF मिल जाएगी। उसमें प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वीडियो देखने के बाद कितने क्वेश्चन हमें याद रह गए हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो MCQ क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहता है और ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती कि आप पढ़े हुए हैं और एग्ज़ाम में जाकर क्वेश्चंस भूल जा रहे हैं। ये समस्या नहीं आएगी क्योंकि आप एक बार वीडियो में देखे रहेंगे, फिर आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लिए रहेंगे, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्चुएटर हो सकते हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिस्प्ले, दूसरा है मोटर, तीसरा है साउंड, फिर है आपका ऑल द अबव। तो एक्चुएटर्स हमारे सभी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल द अबव ऑप्शन सही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, O लेवल में ऑल द अबव ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन और उसमें ऑल द अबव है तो उस ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा। 10 में से आप 9.5 बार सही रहेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। सेंसर के उदाहरण हैं। अब सेंसर के इसमें से कौन से उदाहरण हैं? गैस सेंसर, हाँ ये तो होता है। वाटर क्वालिटी सेंसर, हाँ ये भी होता है। मॉइस्चर सेंसर, हाँ ये भी होता है। तो ये तीनों तरीके के सेंसर होते हैं, तो यहाँ पर ऑल द अबव ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। कभी कभी संक्षिप्त रूप में एक माइक्रो कंट्रोलर, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं, तो उसे UC कहते हैं, C कहते हैं, या MCU कहते हैं, या ऑल द अबव कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं MCU। यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। घटक जो एक विशिष्ट माइक्रो कंट्रोलर IC पर मौजूद है, अब वो होता है CPU होता है, हाँ ये तो मौजूद होता है। मेमोरी होता है, मेमोरी भी आपका होता है। इनपुट आउटपुट और टाइमर, हाँ ये भी होता है, ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑल द अबव। ये चैप्टर छोटा सा ही है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। इसको बस एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो याद ही हो जाना है। टैगिंग थिंग्स क्या होती हैं? तो टैगिंग थिंग्स आपकी RFID और NFC होती हैं। यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है एक्चुएटर में शामिल है। तो एक्चुएटर में क्या शामिल होता है आपका? मोटर और गियर शामिल होती हैं, हाँ। पंप और पिस्टन शामिल होते हैं, हाँ। वॉल्व और स्विचेस शामिल होते हैं, हाँ ये भी होते हैं। तो एक्चुएटर में क्या शामिल होता है? ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी शामिल होते हैं। आठवें में देख लीजिए, इसके द्वारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है। अब किसके द्वारा ये काम किया जाता है? क्या रजिस्टर के द्वारा किया जाता है? नहीं। कंट्रोल सिस्टम के द्वारा किया जाता है? नहीं। अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, तो अगर बेसिक कंप्यूटर भी आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा ये काम ALU के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर काम करता है और जो अंकों का उपयोग करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर काम करता है और कौन से अंकों का उपयोग करता है? 1 का, 0 का, 0 और 1 का। तो यहाँ पर 0 और 1 सही हो जाएगा क्योंकि देखिए 0 और 1 बाइनरी है और उसी पे ये काम करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं RISC के कैरेक्टरिस्टिक। तो RISC के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? एक क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होते हैं। ये RISC का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा C वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। इसके बाद बारी है हमारे 11वें सवाल की, माइक्रो प्रोसेसर की विशेषता। अब इसमें से माइक्रो प्रोसेसर की क्या विशेषता है? इंस्ट्रक्शन सेट, हाँ ये तो एक विशेषता है। इसके बाद आपको क्लॉक स्पीड मिल जाएगी, ये भी एक विशेषता है। मेमोरी, ये भी एक विशेषता है माइक्रो प्रोसेसर की। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। सेंसर डिजिटल आउटपुट उत्पन्न करते हैं जिन्हें डिजिटल कंट्रोलर के साथ सीधे हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो डिजिटल आउटपुट कौन उत्पन्न करता है? तो डिजिटल आउटपुट आपका डिजिटल ही उत्पन्न करता है। यहाँ पर A ऑप्शन सही है।
एनालॉग एनालॉग कहाँ पे सिग्नल उत्पन्न होता है? तो देखिए एनालॉग सेंसर वो होते हैं, जैसे आपको अपनी कोई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ जैसे आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो वहाँ पर एनालॉग सिग्नल जनरेट होता है, बाकी तो डिजिटल ही हर जगह चल रहा है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? आपका सेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को सेव करता है, सर्किट को कॉम्पैक्ट करता है। तो ये तीनों क्वालिटी हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन एरिया डैश डैश है। तो 8051 का जो एप्लीकेशन एरिया है वो है आपका मेडिकल इक्विपमेंट, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश सेंसर सोर्स द्वारा उत्पादित हीट एनर्जी को मेज़र करता है। तो हीट एनर्जी को मेज़र करता है टेम्परेचर सेंसर सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टच सेंसर सेल फोन में उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन में उपयोग वही सेंसर होता है जो आप हाथ से चलाइए तो चल जाता है। पहले आता था कि आप किसी ऑब्जेक्ट से भी चलाते थे, पेन मिलती थी अलग से, उससे चलाते थे, या देखिए उसमें प्रेशर डालते थे तो काम करता था। लेकिन अब आप ह्यूमन टच से आराम से काम कर सकते हैं। कोई और ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो दिक्कत होती है। इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टिव टच सेंसर इसको हम कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद 17वें क्वेश्चन की बारी है, डीसी मोटर इज अ। तो डीसी मोटर क्या है? एक्चुएटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। इसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है, एलडीआर सेंसर, यहाँ पर एलडीआर सेंसर का फुल फॉर्म पूछा गया है और वो आपका होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी में एक्चुएटर नहीं है? तो आईओटी में जो एक्चुएटर नहीं है, क्या वो एलईडी नहीं है, फैन, स्टेपर मोटर या ऑर्डिनो? तो ऑर्डिनो जो है आपका एक्चुएटर नहीं होता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद बारी है 20वें सवाल की, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी कंपोनेंट के बारे में गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? अ कीबोर्ड इज अ डिजिटल सेंसर, नहीं ये तो सही है। अ पुश बटन इज अ डिजिटल सेंसर, ये भी सही है। अ लाइट सेंसर इज एन एनालॉग सिग्नल, तो ये हमारा सही है। अ माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, तो जो माइक्रोफोन होता है वो आपका डिजिटल सेंसर नहीं होता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है और यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन पे हमें टिक कर देना है। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो देख लिए हो तो डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और क्योंकि आप जानते हैं पूरा का पूरा चैनल हम फ्री चला रहे हैं, पूरे भी जो आपको PDF मिल रही है, नोट्स मिल रही है, सब कुछ फ्री ही मिल रही है। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपको हमारा QR कोड और बैंक डिटेल दिख रही होगी। आप जो भी अमाउंट चाहें हमें सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद। नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ओ लेवल के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें अभी हम देख रहे हैं अपना पेपर 4 M4R5, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जिसका नाम है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। जैसा कि आप जानते हैं ओ लेवल के नए सिलेबस के हिसाब से अब MCQ क्वेश्चन ही एग्जाम में आने हैं, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें हमने सारे क्वेश्चन वो ले लिए हैं जो इस चैप्टर से बन सकते थे और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले सवाल के साथ। ऑर्डिनो में सभी कोड प्रोसेस होते हैं, तो जो आपका ऑर्डिनो होता है उसमें कोड कैसे प्रोसेस होते हैं? टॉप टू बॉटम होते हैं, बॉटम टू टॉप होते हैं, या किसी भी ऑर्डर में होते हैं, या नन ऑफ दीज? तो जो हमारा ऑर्डिनो होता है उसमें जो कोड प्रोसेस होते हैं वो होते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है कि ऑर्डिनो में कोड कैसे प्रोसेस होते हैं, टॉप टू बॉटम। दूसरा सवाल हमारा है, ऑर्डिनो में लिखे गए सभी स्टेटमेंट डैश डैश के साथ समाप्त होने चाहिए। तो ऑर्डिनो में जब हम कोई कोडिंग करते हैं तो वो किसके साथ समाप्त होता है? तो अगर आप C पढ़े हों या C++ पढ़े हों तो आपको पता होगा कि जब हम कोई कोडिंग इन लैंग्वेजेस में करते हैं तो वो समाप्त होते हैं सेमी कोलन के साथ। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही है कि जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो सेमी कोलन के साथ समाप्त होते हैं। इसी से पता चलता है कि लाइन टर्मिनेट हो गई है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लाइन टर्मिनेशन के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, तो भी आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। तीसरा हमारा सवाल है, एडवांटेज ऑफ ऑर्डिनो। तो ऑर्डिनो का एडवांटेज क्या है? तो ऑर्डिनो का क्या एडवांटेज है कि ये आसान होता है पढ़ने में, इजी टू लर्न होता है, ह्यूज कम्युनिटी, विशाल समुदाय है इसका,
मैनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, क्या बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हैं इसमें। तो ये तीनों ही क्वालिटी आपकी आर्डिनो की है, ये सभी उसके एडवांटेज हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल द एबव। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ GPIO, GPIO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GPIO का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए, और मैं जैसे कि हर लेक्चर में बताता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF देता हूँ क्वेश्चन आंसर की, तो यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए, तो उसमें जाके प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने पढ़े थे उनमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छे से यहाँ पर पढ़िए, फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, PDF डाउनलोड करिए और उसमें सॉल्व करके क्वेश्चन देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको याद रह गए हैं। इससे आपको MCQ क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहते हैं। देख रहे हैं अपना पांचवा सवाल। सेटअप परिभाषित करता है डैश डैश। तो सेटअप जो है क्या परिभाषित करता है? पिन फंक्शनैलिटी यूजिंग बाय द पिन मोड फंक्शन, इनिशियल स्टेट ऑफ पिन, इनिशियल क्लासेस एंड वेरिएबल। तो यहाँ पर भी ऑल द एबव सही ऑप्शन है हमारे पांचवें सवाल में भी। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। कंपाइलर एरर इज, तो कंपाइलर एरर इसमें से क्या है? नो सेमीकोलन और पैरेंथेसिस, उसके बाद नो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मिस स्पेलिंग एंड रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। तो ये कोई भी इनमें से एरर करेंगे तो कंपाइलर एरर के ही अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन सही है। और मैं हर लेक्चर में ये चीज़ बताता हूँ कि सवाल ना आ रहा हो और ऑल द एबव ऑप्शन आपके क्वेश्चन में अगर हो तो ऑल द एबव पे ही आपको टिक कर देना है। सातवां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में सही है? तो सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सीरियल कम्युनिकेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को सिक्वेंशियली डेटा भेजने की प्रोसेस है। क्या ये सही है? हाँ, सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा बिट्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है। ये भा का बा हो गया है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये भी सही है। कम्युनिकेशन को तेज साधन प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमें डी ऑप्शन पे यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने आठवें सवाल की तरफ। HC05 मॉड्यूल, जिसे हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के भी नाम से जानते हैं, में संचालित किया जा सकता है डैश डैश। तो HC05 मॉड्यूल को स्लेव मोड में संचालित किया जा सकता है, मास्टर मोड में संचालित किया जा सकता है, या स्लेव और मास्टर मोड दोनों में संचालित किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो HC05 या ब्लूटूथ मॉड्यूल को स्लेव और मास्टर दोनों मोड में संचालित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नौवें सवाल की तरफ। आर्डिनो प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट मेथड है डैश डैश, ओनली लूप, ओनली सेटअप, सेटअप एंड लूप, सेटअप और लूप। तो यहाँ पर सेटअप एंड लूप हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो गया? सी वाला। बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। मॉड्यूल की गणना करने के लिए आर्डिनो में किस साइन का प्रयोग किया जाता है? तो मॉड्यूल जो होता है वो कहीं भी आप सी में भी निकालें तो भी आप एक ही साइन का यूज़ करते हैं, और वो होती है ये परसेंटेज वाली साइन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता हो लेक्चर में कभी कभी, तो कोई ये क्लास सेटअप नहीं है। कभी हो सकेगा तो मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो किसी तरीके से इसको सेटअप किया गया है, और थोड़ा सा अगर नॉइस आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करिए। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। आर्डिनो यूनो इस, तो आर्डिनो यूनो आपका क्या है? तो अगर आप लेक्चर IoT का ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा आर्डिनो यूनो आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा ए वाला हो गया। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर्डिनो यूनो में उपयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या है? तो आर्डिनो यूनो में जो उपयोग किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर वो होता है ATmega 328P। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, 13वां सवाल है ATmega 328P क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर जो P होता है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है पीको पावर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। आर्डिनो IDE में दो फंक्शन होते हैं, वो क्या हैं? तो आर्डिनो IDE में जो दो फंक्शन होते हैं वो होते हैं सेटअप एंड लूप। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। 15वां सवाल है आर्डिनो यूनो का डिफ़ॉल्ट बूट लोडर क्या है?
तो बूट लोडर क्या होता है? जिसकी सहायता से कोई डिवाइस ऑन होती है, समझ रहे हैं? जिसकी सहायता से कोई डिवाइस ऑन हो रही है उसी को हम बूट लोडर कहते हैं। तो आर्डिनो यूनो में क्या होता है बूट लोडर? डिफ़ॉल्ट बूट लोडर क्या है? ऑप्टीबोट बूट लोडर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ PWM इज, तो PWM का फुल फॉर्म क्या होता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर्डिनो सिस्टम के प्रत्येक स्टार्टअप पर लूप फंक्शन कितनी बार रन करता है? तो कितनी बार लूप फंक्शन रन होता है आर्डिनो सिस्टम के स्टार्टअप पे? तो ये आपका इनफाइनाइट टाइम रन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही है। 18वें सवाल की बात करते हैं। आर्डिनो डैश डैश इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो आर्डिनो जो है क्या IDE इन्वायरमेंट प्रदान करता है, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रदान करता है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर जो आपका आर्डिनो होता है वो ए और बी दोनों टाइप का इन्वायरमेंट प्रदान करता है। बात करें 19वें क्वेश्चन की, तो एक आर्डिनो यूनो बोर्ड में कितने PWM पिन होते हैं? तो यहाँ पर 6 PWM पिन होते हैं किसी भी आर्डिनो यूनो बोर्ड में। 20वें क्वेश्चन में क्या है? IoT डेवलपमेंट बोर्ड में PWM सिग्नल का क्या उपयोग है? तो PWM सिग्नल का उपयोग होता है, दे आर यूज्ड बाय एक्चुएटर टू हैव एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट के लिए इसका उपयोग PWM सिग्नल का किया जाता है। ये चीज़ समझ में आई? तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से हमने लिए, और हमारे एग्ज़ाम में ये पॉसिबली काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि ये आ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप हमको इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको QR कोड और हमारी बैंक डिटेल्स दिख रही होंगी, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। नमस्कार, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस O लेवल की प्रैक्टिस सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं O लेवल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। उसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अपना पेपर 4 M4R5, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 5 C प्रोग्रामिंग। अक्सर मैंने कई सारे YouTube चैनल देखे जिसमें पढ़ाते समय इस चैप्टर को या तो स्किप कर दिया जाता है, या तो जब आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जा रहे हैं तब इस चैप्टर के सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि IoT में ये चैप्टर हमारा है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर के पहले सवाल के साथ। टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला सवाल क्या है। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन C लैंग्वेज? मतलब जो आपका C लैंग्वेज होता है उसमें टोटल कितने कीवर्ड होते हैं? क्या वो 32 होते हैं, 33 होते हैं, 64 होते हैं, या 18 होते हैं? तो जो आपका C लैंग्वेज होता है उसमें टोटल जो कीवर्ड होते हैं वो होते हैं 32। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल क्या है? इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है C लैंग्वेज के लिए? तो C लैंग्वेज के लिए वैलिड कीवर्ड कौन सा नहीं है? फॉर, वाइल, डू वाइल, या स्विच। तो यहाँ पर जो आपका डू वाइल है वो एक वैलिड कीवर्ड नहीं है अगर C लैंग्वेज की बात की जा रही है तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा C ऑप्शन। बहुत से लोग कहते हैं सर हिंदी में भी कराइए। अगर मैं हिंदी में करा रहा हूँ तो कहते हैं इंग्लिश में भी कराइए। देखिए मैं हिंदी में हर चीज़ समझा रहा हूँ, तो आप बस देखिए ध्यान से तो भी समझ जाएंगे। वैसे मैं हिंदी में कई सारे लेक्चर में लिखता भी हूँ, बस शायद ये एक लेक्चर है जिसमें हिंदी में नहीं है। तो कोशिश करिए मेरी बात को सुनिए और अच्छे से इस चीज़ को समझिए। और क्वेश्चन जब एक बार अच्छे से समझ जाते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ, उसमें प्रैक्टिस करके देखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप वाकई में कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर तो MCQ क्वेश्चन आपने देख लिए, अब इसकी प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो उसे जल्द ही आप भूल जाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम PDF भी आपको प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका यूज़ ज़रूर किया करिए। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल क्या है? अ C स्टाइल कमेंट सिंपली सराउंडेड द टेक्स्ट विथ। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि C में हम जो कमेंट देते हैं वो कैसे देते हैं। तो C में अगर हमें कमेंट देना हो तो हमको यूज़ करना पड़ता है ये ए वाला ऑप्शन। मतलब पहले स्लैश, फिर एस्ट्रिक, फिर जो आपको लिखना हो, फिर एस्ट्रिक और फिर स्लैश। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अपना चौथा सवाल क्या है। कैन वी रिप्लेस कमेंट्स बिटवीन द स्टेटमेंट टू कमेंट अ पार्ट ऑफ अ कोड?
मतलब क्या हम कमेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट के बीच में? तो हाँ, ये सही बात है, हम कमेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट के बीच में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द सी सोर्स फाइल इन प्रोसेस्ड बाई, मतलब जो आपकी सी की सोर्स फाइल होती है वो किसके द्वारा प्रोसेस की जाती है? तो ये आपकी प्रोसेस की जाती है क्या इंटरप्रेटर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के द्वारा, या असेंबलर के द्वारा? तो आपके जो सी में सोर्स फाइल होती है वो प्रोसेस की जाती है आपके कंपाइलर के द्वारा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि जब आप कंपाइल करते हैं तो सारी गलतियां लास्ट में एक साथ दिखती हैं कि 15 एरर आपके प्रोग्राम में है, 2 एरर है, ये सारी गलतियां आपकी एक साथ दिखती हैं। और जो सारी गलतियों को एक साथ दिखाए वो कौन होता है? वो आपका कंपाइलर ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं इस चीज़ को, या नहीं पढ़ा होगा तो आज जान लीजिए। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमारा 6वां सवाल है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज सोर्स फाइल? तो जो सी लैंग्वेज में आपके सोर्स फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या है? तो यहाँ पर एग्जांपल अगर ध्यान से देखेंगे तो भी आप बता पाएंगे कि सी लैंग्वेज में जो एक्सटेंशन होता है सोर्स फाइल का वो होता है आपका .c। ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहे हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। हमारा 7वां सवाल क्या है? विच आर द फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी? तो डेटा टाइप कौन सा फंडामेंटल है? क्या कैर आपका डेटा टाइप जो कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है वो फंडामेंटल डेटा टाइप है? इंट आपका फंडामेंटल डेटा टाइप है? फ्लोट है फंडामेंटल डेटा टाइप, या ये सभी? तो जाहिर सी बात है ये तीनों जो डेटा टाइप दिए गए हैं ये तीनों फंडामेंटल डेटा टाइप हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ये डी वाला, कि इनमें से सभी आपके फंडामेंटल डेटा टाइप हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमारा है 8वां सवाल हम देखने जा रहे हैं अपना। हाउ मेनी बाइट्स डज अ कैर टाइप टेक इन सी? तो जो आपका कैर डेटा टाइप होता है वो टोटल कितने बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में? तो वो आपका टोटल लेता है 1 बाइट का स्पेस। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा 9वां सवाल क्या है? हाउ मेनी बाइट्स डज अ सॉर्ट टाइप टेक? तो जो आपका सॉर्ट डेटा टाइप होता है वो कितनी बाइट लेता है? तो अगर यहाँ पर मैं बताऊं तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, कि 2 बाइट का स्पेस ये लेता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द साइज? मतलब ये आप क्रम में लगाइए कि सबसे छोटा कौन है, उसके बाद उससे बड़ा स्पेस कौन डेटा टाइप लेता है, और सबसे ज़्यादा स्पेस कौन सा डेटा टाइप लेता है। तो सबसे कम इनमें से लेता है कैर, तो ये ए और बी दोनों में है। उसके बाद आपका लेता है इंट, तो ये देखिए कैर से बड़ा इंट होता है, यहाँ पर कैर को बड़ा बताया गया है, तो कैर से बड़ा इंट, इंट से बड़ा फ्लोट। तो ये सबसे सही जवाब यहाँ पर, मतलब सही क्या, सही है बी ऑप्शन, ये आपका यहाँ पर सही है। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल क्या है? देखिए कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू क्वेश्चन देखते देखते हम थोड़ा सा खो जाते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में टोकता रहता हूँ आपको। चलिए 11वां सवाल क्या है? देखिए, विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स? तो 2 नंबर के बीच में रिमाइंडर फाइंड करना हो तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? क्या स्लैश होता है, या बैकवर्ड स्लैश, या परसेंटेज, या डबल स्लैश? तो ये जो आपकी परसेंटेज की साइन है इसी की सहायता से आपका रिमाइंडर फाइंड होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। देखते हैं हमारा 12वां सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है? x इज इक्वल टू 10, ये तो है। x स्लैश इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू, थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ इसलिए गड़बड़ लिख रहा होगा, x स्लैश 10। तो ये भी हमारा एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, ये भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये डी वाला ऑप्शन हमारा अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। तो पूछा गया है कौन सा नॉट नहीं है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। हमारा 13वां सवाल क्या है? तो 13वां सवाल है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आर डैश डैश ऑपरेटर्स इन सी? तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसा ऑपरेटर होता है? तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जिसे सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत हो, जैसे सिर्फ आप लिख दें ए प्लस प्लस, तो ये अपने आप में पर्याप्त है, मतलब ए में एक वैल्यू बढ़ा दीजिए। तो ये एक यूनरी टाइप का ऑपरेटर आपका होता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं अपना 14वां सवाल।
विच सी कीवर्ड इज यूज टू एक्सटेंड द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल। तो इसके लिए आपका यूज किया जाता है एक्सटर्न कीवर्ड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ रहे हैं इसके बाद अपने 15वें सवाल की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेंड इन सी। तो इस ऑपरेंड को क्या कहते हैं? तो इस ऑपरेंड को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ। ये सी है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, एड्रेस ऑफ इसे कहा जाता है। बारी है हमारे 16वें सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी। तो वैलिड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? डिसीजन जिससे हम ले सकते हैं, चॉइस ले सकते हैं, इफ से ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, स्विच से, हाँ ले सकते हैं, नेस्टेड इफ से, हाँ ले सकते हैं। तो इन तीनों से हम वैलिड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, मतलब ये सभी वैलिड हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बारी है हमारे अगले सवाल की, जो कि है हमारा 17वां सवाल। देखते हैं 17वां सवाल क्या है। विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। इफ के लिए सबसे सही सिंटेक्स कौन सा है? तो जब हमने कहीं इफ पढ़ा होगा तो इफ में होता है सबसे पहले आप इफ लिखिए, उसके बाद कंडीशन लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखिए, अगर आपको लिखना हो। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ध्यान से इसको देख लीजिए, ये आपका फॉर्मेट होता है इफ स्टेटमेंट का, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये YouTube चैनल पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब हम किसी तरीके से यहाँ पर पैसा नहीं कमा रहे हैं कि हम नोट्स बेच रहे हों, हम कोई कोर्स बेच रहे हों। पूरा अगर आप जैसे हमारा YouTube चैनल देखिए और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जितना भी कोर्स है वो हमने प्रोवाइड किया है, सब लेक्चर में आपको PDF मिल जाती है। कोई भी लेक्चर डाउनलोड करिए आपको फ्री PDF मिल जाती है। मतलब आप ट्रिपल सी पढ़ना चाहें, ओ लेवल का कोई भी पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। हम कोई PDF ना बेच रहे हैं, ना कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेच रहे हैं। तो ये चैनल पूरी तरीके से फ्री है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है और बैंक डिटेल्स है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही या इससे और अच्छे कंटेंट आपके लिए फ्री ला सकें। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप सहयोग ही दें तभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पर एक चैनल को चलाने के लिए इस लेवल पे कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है चैनल को। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 18वां सवाल। और यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है, हाउ मेनी एक्सप्रेशन कैन बी चेक्ड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट के द्वारा कितने एक्सप्रेशन चेक किए जा सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या 1, 100 या इनफाइनाइट स्टेटमेंट चेक किए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके द्वारा इनफाइनाइट मतलब कितने भी आप चाहें स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लूप इन सी प्रोग्राम इज़ यूज्ड। तो सी प्रोग्राम में लूप का इस्तेमाल क्या होता है? तो बेसिक सा इस्तेमाल जो लूप का है ही कि किसी प्रोग्राम को बार बार रिपीट करना। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली, मतलब किसी कोड के ब्लॉक को बार बार रिपीट करना। यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन भी है। लूप की सहायता से हम कोड के कुछ हिस्से को बार बार रिपीट करते हैं जब तक हम चाहें। ठीक, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा बी ऑप्शन हो गया। बारी है हमारे 20वें सवाल की। विच ऑफ दीज इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? देखिए दो तरीके के लूप होते हैं। एक आपका होता है एंटी कंट्रोल लूप, मतलब जब आप उस लूप में, मान लीजिए ये एक लूप है, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो जब प्रोग्राम में आप उस लूप में घुसेंगे तब कंडीशन चेक हो तो उसे क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। और जब प्रोग्राम से निकलते टाइम कंडीशन चेक हो तो उसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इनमें से एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है? तो इनमें से डू वाइल आपकी एग्जिट कंट्रोल लूप है। पहले ये कहता है डू करो, और जब निकलने लगते हैं तो चेक करता है वाइल कंडीशन। तो ये कैसा है? एग्जिट, बाहर निकलते समय जो कंडीशन चेक करे, ऐसा लूप ये है। बारी है हमारे 21वें सवाल की। विच लूप एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका फॉर लूप है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फॉर लूप कैन बी एलिमिनेटेड इन सी। तो फॉर लूप में इनमें से कौन सा हिस्सा हटाया जा सकता है? क्या इंट का हिस्सा हटाया जा सकता है, कंडीशन हटाई जा सकती है, या इंक्रीमेंट हटाया जा सकता है? तो इन तीनों को अगर आप हटा दें तो भी आपका फॉर लूप चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इसी से जुड़ा हुआ है।
कि व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ द लूप, मतलब जब फॉर लूप का सारा पार्ट आप हटा देंगे तो क्या होगा। तो होगा ऐसा कि जो आपका प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट टाइम रन होगा। मतलब जो फॉर लूप आपका है उसमें इनफाइनाइट टाइम रन होगा और कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, वो रन होता जाएगा और टर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि कंडीशन ही नहीं, जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो चलता ही रहेगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाई, तो कोई स्ट्रिंग मतलब क्या होती है, जो अक्षरों का समूह होता है। स्ट्रिंग वो किससे सी प्रोग्रामिंग में टर्मिनेट होती है, तो वो होती है नल की सहायता से, जो कि आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। बारी है हमारे 25वें सवाल की। विच फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, तो उसके लिए strcmp यूज किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। बारी है हमारे 26वें सवाल की। विच फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग विथ इग्नोरिंग केस इन सी, मतलब केस को इग्नोर कर दिया जाए, मतलब केस न चेक हो कि अपर है तो अपर से मैच हो, लोअर है तो लोअर से मैच हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं strcmpi। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। बारी हमारे 27वें सवाल की। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश डैश मेमोरी लोकेशन, तो जो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में ही स्टोर होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस पे हम टिक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आ सकते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद। नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ओ लेवल के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन सवालों की जो हमारे ओ लेवल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस सीरीज़ में अभी हम देख रहे हैं अपना चौथा पेपर M4R5, या जिसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के भी नाम से जानते हैं। और उसमें आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने 6वें चैप्टर की, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम। आज इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और टाइम को न वेस्ट करते हुए शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले सवाल के साथ। यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है, तो यहाँ पर बात की गई है IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मतलब जो हमारा IoT का सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है इसमें क्या चीज़ शामिल है। अगर बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, तीसरा है सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर और चौथा है डेटा स्टोरेज। तो अगर ऐसा एक मिनट के लिए मान लें कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला जवाब हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आई ये बात कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या आएगा, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर। देखिए सवाल ना भी आ रहा हो तो भी अगर कॉमन सेंस लगाकर चलेंगे तो भी हम काफ़ी सवाल हल कर लेंगे यहाँ पर ओ लेवल के एग्जाम में। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जहाँ तक हम समझ पाए अभी तक, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कृत्रिम, जिसे इंसानों ने बनाया हो, और इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता होती है। अब ऑप्शन अगर देखें तो क्या लिखा है, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। प्रोग्रामिंग विथ योर ओन इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रोग्राम करना, ये भी नहीं होता है। मेकिंग मशीन इंटेलिजेंस, हाँ ये चीज़ सही है कि जो आपकी मशीन है उसको इंटेलिजेंट बना देना ही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन है वो अपने हिसाब से सोच पाए, निर्णय ले पाए कि आपके लिए क्या सही क्या गलत, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर बिना किसी निर्देश के खुद से अपने आप कर ले, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। और जैसा कि अगर आप पहले से हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो ये चीज़ पता होगी हम किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, हर सवाल को अच्छे से समझेंगे, और एक बार जब आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर की आपको PDF मिल जाएगी। उसमें से डाउनलोड करके आप सवाल लगा कर देखिए कि यहाँ पर जो सवाल आपने पढ़े थे उनमें से कितने सवाल आप कर पा रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो पहली चीज़ तो आपका रिवीजन हो जाता है, क्योंकि देखी हुई चीज़ और की हुई चीज़ में अंतर होता है। तो ऐसा करेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो पहले यहाँ पर पढ़िए और फिर PDF डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। प्राइवेट की क्या होती है, तो प्राइवेट की ऐसा समझिए कि जब कोई चीज़ आप इंटरनेट में मैसेज भेजते हैं, तो मैं ये H अगर मैसेज भेज रहा हूँ तो वो आपका कोड फॉर्म में बदल दिया जाता है, और उस कोड फॉर्म से वापस ओरिजिनल मैसेज प्राप्त करने के लिए जो यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, की कहते हैं।
तो अगर कोई ऐसा मैसेज है जिसको इनकोड करने के लिए कुछ खास की ज़रूरत पड़ती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट की कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं और सही ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में से होता है एक ऐसी की जो पब्लिक के पास नहीं होती है। अब पब्लिक के पास नहीं होगी तो ही तो उसे प्राइवेट की कहेंगे। ठीक है, तो लाइट चली गई है, शायद मैं धुंधला दिख रहा हूँ आपको, लेकिन चीज़ें आपको साफ दिख रही होंगी स्क्रीन पे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारा इसके बाद चौथा सवाल क्या है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ IoT। तो इनमें से कौन सा IoT का एलिमेंट नहीं है? क्या सिक्योरिटी IoT का एलिमेंट नहीं है, प्रोसेस नहीं है, पीपल नहीं है, या थिंग नहीं है? तो जब हमने IoT आपका शुरू किया था वहाँ पर पढ़ेंगे IoT को बनाया ही इसलिए गया था कि उसमें आदमी कम से कम हस्तक्षेप करे, मतलब बिना आदमी के इंटरफेरेंस के अगर काम हो जा रहा है तो ही IoT का काम सही माना जाएगा, मतलब आदमी का बहुत कम इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो इसमें से IoT का एलिमेंट कौन नहीं है, तो पीपल जो है, इंसान जो है, वो IoT के एलिमेंट नहीं होते हैं। बारी है अगले सवाल की, जो कि है हमारा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमंस इज कॉल्ड। मतलब कि जब डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड है और उसमें एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली बात कर ले रही है बिना किसी मानव के हस्तक्षेप से, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर एक मशीन दूसरे मशीन से बात कर रही है और उसमें बीच में कोई इंसान नहीं है तो इसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, मशीन मशीन से डायरेक्टली बात कर रही है और उसमें क्या नहीं है, उसमें इंसान नहीं है, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन वो कही जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं अपना छठवां सवाल क्या है, हु क्रिएटेड बिटकॉइन। तो बिटकॉइन किसने क्रिएट किया था? तो बिटकॉइन जिन्होंने क्रिएट किया था उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। ठीक है, ये नाम है इनका और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं उपलब्ध है, ये कौन है, कहाँ रहते हैं, किसी को भी नहीं पता। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सातवां सवाल देखते हैं कि ब्लॉकचेन हमारी क्या होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ए वाला है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज नोन एज ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। बारी है हमारे आठवें क्वेश्चन की, द पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिस कुड इंक्लूड। अब पुअर सिक्योरिटी पर्पज में प्रैक्टिस में क्या चीज़ आ जाएगी? तो नो सिस्टम हार्डनिंग, नो मैकेनिज्म फॉर अपलोडिंग सॉफ्टवेयर, डिफॉल्ट और हार्ड कोड पासवर्ड। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ आपकी पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में आती हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बारी है हमारे नौवें सवाल की, द टर्म बॉट कम्स फ्रॉम रोबोट। मतलब रोबोट से आपका बॉट टर्म आया है। ठीक है, तो इंटरनेट में बॉट को और किस किस नाम से जानते हैं? तो क्या बॉट को वेब रोबोट कहते हैं? हाँ, ये तो कहते हैं। WWW रोबोट भी कहते हैं? हाँ, ये तो कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कौन हो जाएगा? सी वाला, कि बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों नामों से हम बॉट को जानते हैं इंटरनेट में। बारी हमारे 10वें सवाल की। 10वां सवाल क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? क्रैक अ पासवर्ड और यूजर नेम, तो ये तो सही जवाब है, ब्रूट फोर्स अटैक में ये होता है। फाइंड अ हिडन वेब पेज, ये भी चीज होती है। फाइंड द की यूज टू इनक्रिप्ट मैसेज, मतलब किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए जिस तरीके का, जिस की का यूज किया गया है उसको भी यहाँ पर ढूंढा जा सकता है, तो सी भी यहाँ पर सही है। तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जा रहा है। बारी है हमारे 11वें सवाल की, डिक्शनरी अटैक इज अ काइंड ऑफ। तो डिक्शनरी अटैक एक प्रकार का क्या है? तो डिक्शनरी अटैक आपका इंजेक्शन अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक है, सेशन हाईजैकिंग है, या नन ऑफ दीज है? तो यहाँ पर ये आपका ब्रूट फोर्स अटैक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, बोनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च डैश डैश अटैक। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है DDoS अटैक के लिए, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। टू सिक्योर योर डेटा ऑन IoT डिवाइस कीप चेंजिंग योर पासवर्ड। मतलब अपने डेटा को अगर आपको IoT में सुरक्षित रखना है तो क्या आप बार बार पासवर्ड बदलें? क्या ये सही चीज़ है? हाँ। अपडेट योर एवरी डिवाइस, अपने हर डिवाइस को क्या रखें? अपडेट रखें। इसके अलावा अवॉइड यूजिंग डिवाइस दैट आर रिस्की, ऐसी डिवाइस जो रिस्की हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। तो इनमें से कौन सी चीज़ आपके डेटा को सिक्योर रखती है? तो अगर नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके डेटा को सिक्योर रखने के लिए ही हैं, तो सही जवाब हमारा डी ऑप्शन हो जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू IoT डिवाइस, मतलब इनमें से कौन सा आपके IoT डिवाइस के लिए थ्रेट, खतरा है। तो इनमें से वायरस, नेचुरल डिजास्टर, स्पूफिंग या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से स्पूफिंग आपके IoT डिवाइस के लिए खतरा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 15वें क्वेश्चन में समझते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिस्क एनालिसिस, तो रिस्क एनालिसिस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रिस्क एनालिसिस के लिए DAR का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ थ्रेट मॉडलिंग, इनमें से थ्रेट मॉडलिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए टाइम जो आपका है वो थ्रेट मॉडलिंग का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख के भी लग रहा होगा टाइम से क्या ही मतलब है यहाँ पर। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, तो इनमें से कौन सा टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सजेस्टेड है। तो मेक गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ ये तो सही बात है। क्लीन अप एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड, ये भी सही चीज है। कंसंट्रेट ऑन वन की टेक एट अ टाइम, ये भी सही बात है। यहाँ पर तीनों चीज सही है, तो ऑल द अबव हमारा सही हो जाएगा। वैसे ही मैं बहुत से बार बता चुका हूँ कि अगर कोई ऐसा सवाल आपके ओ लेवल में आपके सामने आया जिसका जवाब आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ढूंढना है क्या ऑप्शन में ऑल द अबव है, और आपको नहीं आ रहा है वो सवाल, तो ऑल द अबव पे बिना सोचे समझे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। फिर जब आप आंसर मिलाएंगे घर आके, तो आप आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे और हमें थैंक यू भी बोलेंगे कि सर अंदाज़ा लगाया और हमारा सवाल सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, नंबर्स लिखे हैं, ऐसा इंडिकेशंस है। ये चीज़ क्या है हमारी, तो ये हमारा होता है पोर्ट एड्रेस, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। उससे पहले देखिए जो हमारा YouTube चैनल है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है। पूरी PDF, पूरा कोर्स, पूरे क्वेश्चन आंसर, हम किसी भी तरीके की चीज़ यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ आपको अभी तक आप देखेंगे 350 से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर दी है हमने, सभी चीज़ें मुफ्त अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमारे इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड आपको दिख रहा होगा और ये अकाउंट डिटेल दिख रही होंगी। आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे हर वीडियो में मैं ये चीज़ बोलता ही हूँ, लेकिन सपोर्ट तो 2 ही 3 बच्चों का अभी तो आ रहा है। पर बहरहाल जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं 3 ही 4 लोग, उनका धन्यवाद, और जो नहीं भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। 2700 बच्चे हमारे आज के इस चैनल पे हो चुके हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 19वां सवाल क्या है। तो 19वां सवाल है आइडेंटिटी द चैलेंज कम्स अंडर सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है प्रेजेंट डिटेक्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 20वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए। तो CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट और टाइमर्स जो है ये आपके माइक्रो कंट्रोलर में प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देखिए अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं भी समझ पा रहे हैं और ध्यान से देख भी रहे हैं लेक्चर, तो भी ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऑप्शंस देखने पे भी याद आ जाते हैं। और एक चीज़ और, मैं बार बार क्वेश्चन बताने के बाद टोकता इसलिए हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लेक्चर देखते जाते हैं, MCQ क्वेश्चन ही है, तो एक नींद की अवस्था में भी हम चले जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस के बाद मैं बीच बीच में टोकता भी रहता हूँ ताकि आप जगते रहें, कन्वर्सेशन टाइप का चले, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये ख्यालों में खो जाने वाली बातें ज़्यादा होती रहती हैं। 21वां सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस अराइजेज when we use many devices on the same network, जब भी किसी सेम नेटवर्क पे हम कई सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो क्या समस्या आती है। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो पावर कंजम्पशन की आती है, बहुत ज़्यादा पावर यूज़ होती है एक साथ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और 22वां सवाल अपना देखते हैं। विच वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन IoT, तो IoT में सबसे ज़्यादा डिस्कस चैलेंज कौन सा है। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है वो सिक्योरिटी का आता है। बात आती है सर सिक्योरिटी का क्यों आता है, क्योंकि देखिए डिवाइसेस यहाँ पर जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इंटरनेट की सहायता से, और कोई भी चीज़ जिसका एक्सपोजर इंटरनेट में हो रहा है वहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट रहता ही रहता है। आप ये नहीं कह सकते आप इंटरनेट चला रहे हैं और सिक्योर हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। तो इंटरनेट पे कुछ भी सिक्योर नहीं है। तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, सिक्योरिटी की ही दिक्कत सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए बारी है अपने अगले सवाल की, जो कि है हमारा 23वां सवाल। रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द आउटकम और, रिपोर्ट का उपयोग आमतौर पर डैश डैश के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
तो रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है एक्सपेरिमेंट के परिणाम को दिखाने के लिए, सही बात है। इंक्वायरी के परिणाम को दिखाने के लिए, सही। इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो रहा है। बारी करते हैं अपने 24वें सवाल की। मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी इज, तो आईओटी का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो क्या है? क्या सेंसर है, एक्चुएटर है, स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं? तो ये सभी आपके आईओटी के मुख्य कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बारी है हमारे 25वें सवाल की। प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए डैश डैश के ऊपर डैश डैश सीट का उपयोग करके सूचना रेखा को प्रकट किया जा सकता है। ये आपके अगले चैप्टर का क्वेश्चन है जो यहाँ पर आ गया है, लेकिन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट और स्लाइड यहाँ पर सही जवाब है। प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए ट्रांसपेरेंट के ऊपर एक स्लाइड सीट का उपयोग करके सूचना रेखा को प्रकट किया जा सकता है। इसके बाद बारी है हमारे 26वें सवाल की। Which of the following process is used to keep track of users activity? तो यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ऑथराइजेशन सही है। इसका उपयोग करके हम यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात है हमारे 27वें सवाल की। हमारा 27वां सवाल क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब ऑफ थिंग्स इज, तो वेब ऑफ थिंग्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव यूजिबिलिटी एंड इंटरपोर्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। क्या यूजिबिलिटी और इंटरपोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वेब ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बारी है हमारे 28वें सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर ट्रैक स्वैपिंग इन द एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्वैपिंग के लिए निम्न में से कौन सी विधि बेहतर है? तो टास्क स्वैपिंग के लिए प्री इम्प्टिव विधि जो है वो सबसे बेहतर होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29वां सवाल है। विच रूल इज यूज टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर? तो डीसी मोटर के जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को निकालने के लिए। जो रोटेशन है वो डीसी मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बारी है हमारे 30वें सवाल की। HC05 इज अ ब्लूटूथ मॉड्यूल दैट कैन कम्युनिकेट इन विच मॉडल? तो ब्लूटूथ मॉडल जो HC05 होता है वो किस मॉडल में कम्युनिकेट करता है? तो इस मॉडल में दोनों तरफ से डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है एक ही समय पे, और इस मॉडल को क्या कहते हैं जिसमें दोनों तरफ से डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है एक साथ? उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मॉडल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अपलोड द ऑर्डिनो स्केचेस टू द बोर्ड? तो यहाँ पर सही जवाब हमारा ए वाला है, तो यहाँ पर ए पे हमें टिक कर देना है। इसके बाद बात करते हैं 32वें सवाल की। हमारा 32वां सवाल क्या है? स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोजेज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद बारी है 33वें सवाल की। विच वन ऑफ दीज इज नॉट थ्रेट मॉडलिंग मैथोडोलॉजी? तो इनमें से कौन सा थ्रेट मॉडलिंग मैथोडोलॉजी नहीं है? तो यहाँ पर हमारा NaNO ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बारी है हमारे 34वें सवाल की। एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। तो IoT नेटवर्क जो है वो डिवाइसेस का कलेक्शन है। कैसे डिवाइसेस का? मशीन टू मशीन, जहाँ पर मशीन मशीन से बात कर ले और आदमी का उपयोग ना हो, उसी को तो हम IoT कहते हैं। इसके बाद बारी है हमारे अगले सवाल की, जो कि है हमारा 35वां सवाल। द एटमेगा 168 इज एन डैश डैश बिट चिप। तो कितने बिट की चिप होती है? तो ये हमारी 8 बिट की चिप होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 36वें सवाल की तरफ। व्हाट इंडिकेट्स टू द रीडर द पर्पस ऑफ लेटर? तो लेटर आप लिखते हैं तो उसका पर्पस कहाँ से पता चलता है? तो सब्जेक्ट से उसका पता चलता है। ये भी अगले चैप्टर का सवाल है जो आ गया है। इसके बाद बात करते हैं 37वें सवाल की। डैश डैश इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाइंग अ पर्सन बिफोर गिविंग एन एक्सेस। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सेस देने से पहले जो प्रोसेस अपनाई जाती है, तो ऑथेंटिकेटिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन है। जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं आप, वही चीज़ यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद हमारा आज का आखिरी सवाल है। सीक्रेट वर्ड और नंबर्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड। तो जो नंबर से आप अपने डिवाइस के नंबर या लेटर से आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पासवर्ड। तो ये कुछ ज़रूरी सवाल थे जो इस चैप्टर से मुझे लगे कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद। नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ओ लेवल के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें अभी हम देख रहे हैं अपना चौथा पेपर M4R5 और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं अपने इस किताब के आखिरी चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज इस चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पॉसिबली आ सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। अगर लाइन से देखें तो ये चैप्टर हमारा 6वां चैप्टर ही है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ते समय क्वेश्चन को डिस्कस करते समय सी लैंग्वेज को एक अलग चैप्टर के तौर पे देखा था, तो ये अभी हमारे लिए कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 है। शुरुआत करते हैं टाइम को न वेस्ट करते हुए अपने पहले सवाल के साथ। और हमारा पहला सवाल क्या है देखते हैं। तो इनमें से किसका यूज़ बिजनेस के लोगों के लिए अभिवादन के तौर पे किया जाता है। तो इसमें से किसका जो है इस्तेमाल हम बिजनेस में अभिवादन के लिए करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है, डियर सन, डियर मदर, डियर सर या नन ऑफ दिस। तो अगर बहुत ही देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सन और मदर तो हम कह नहीं सकते, तो यहाँ पर डियर सर ही हम यूज़ करते हैं अगर हम ग्रीटिंग कर रहे हैं, किसी का अभिवादन कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा दूसरा सवाल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स, मतलब आत्मबोध वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, अब ऑप्शन क्या है, स्टेबलाइज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, बिकम सेल्फलेस, रीच देयर फुल पोटेंशियल, रियलाइज देयर आइडियल सेल्फ। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका वो है बिकम सेल्फलेस। इसी चीज़ को आत्मबोध कहते हैं, जो सेल्फलेस बन जाता है, यही चीज़ हमारा क्या है, आत्मबोध है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं ये हर लेक्चर में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अच्छे से लेक्चर को पढ़ लेना है, फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी PDF, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर की वो PDF रहती है, उसमें आप प्रैक्टिस करके देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने हमसे पढ़े हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अगर एक बार आप इस तरीके से मतलब दोहरा लेते हैं तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तीसरा सवाल है, जब यह पहली बार अंग्रेजी में दिखाई दिया तो पर्सनालिटी शब्द का अर्थ क्या है। मतलब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनालिटी रिफर्स टू व्हाट। तो पर्सनालिटी जो है वो किस चीज़ को रिफ़र करता है, तो पर्सनालिटी रिफ़र करता है पर्सनहुड को। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। कम्युनिकेशन हेल्प्स ऑफिशियल टू द एम्प्लॉयज़, संचार अधिकारियों को कर्मचारियों की मदद करता है। तो संचार किस चीज़ में मदद करता है, तो यहाँ पर बात की जाए तो मोटिवेट करने के लिए ये मदद करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। इसके बाद हमारा 5वां सवाल है, द डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम लेटर कहते हैं, मेमो कहते हैं, ईमेल कहते हैं या टेलेक्स कहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मेमो कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है 6वां सवाल। डैश डैश विचारों, भावनाओं और व्यवहार का एक अपेक्षाकृत स्थायी पैटर्न है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे हैं पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल इंट्रैक्शन या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि पर्सनालिटी इज अ रिलेटिवली इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर विच डिफ्रेंशिएट पर्सन फ्रॉम ईच पर्सन। मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ये अलग करता है। इसके बाद हमारा 7वां सवाल क्या है देखते हैं। पर्सनालिटी इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। मतलब जो पर्सनालिटी आपका था वो पर्सोना वर्ड से डेराइव किया गया था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस पर्सोना वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पर्सोना वर्ड का मतलब होता है मास्क। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए बहुत आसान सा चैप्टर है। इससे आपके सवाल जो भी आएंगे वो आप बना सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस चैप्टर से आप अचीव कर सकते हैं। 8वां सवाल हमारा क्या है। अकॉर्डिंग टू डेविस पर्सनालिटी इज अ साइकिक फिनोमिना विच इज। तो पर्सनालिटी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और सोशल का।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 9वां सवाल। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर डैश डैश कंसीडर्स पर्सनालिटी एज अ सर्टेन स्टाइल which is particular to the individual and is determined by the characteristic organization of mental trends, complexes, emotion and sentiments। तो यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा साइकोलॉजिकल। यहाँ पर साइकोलॉजिकल हमको टिक कर देना है। इसके बाद बात कर रहे हैं अपने 10वें सवाल की। हमारा 10वां सवाल क्या है, देखते हैं। डैश डैश कंसीडर पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ अ स्टेटस ऑफ अ पर्सन, आई ही सी consider his her conception about his role in the group of which he she is member। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल क्या है, पर्सनालिटी इज, तो व्यक्तित्व आपका क्या होता है। तो व्यक्तित्व क्या होता है, नॉट रिलेटेड ओनली टू द बॉडी स्ट्रक्चर, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करता है, बट ये स्ट्रक्चर और डायनेमिक को भी इंक्लूड करता है, दोनों चीज़ को इंक्लूड करता है। क्या ये सही जवाब है। एन इंडिविजुअल यूनिट, यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्सनालिटी इन सभी से मिलके बनता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन पे हमें टिक कर देना है। बारी है हमारे 12वें सवाल की। पर्सनालिटी इज अ कम्बिनेशन ऑफ, पर्सनालिटी कितनी चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हिंट भी दे दी है, 4 चीज़ का कम्बिनेशन होता है, और वो है फिजिकल इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, एक्सपीरियंसेस एंड कल्चर। इन सभी चीज़ों को मिला के किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। इन्वायरमेंट इन विच वी लिव ऑल्सो अफेक्ट ऑन कल्चर एंड द जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट समटाइम डिटरमाइंस कल्चरल वेरिएबिलिटी इज डैश डैश। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट या कल्चरल इन्वायरमेंट। तो वेरिएबिलिटी इज फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पर हमें सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद बारी है हमारे 14वें सवाल की। पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर वेयर एज डैश डैश इज अ कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, तो वो होती है कल्चर। ठीक है, कल्चर इज कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर बट इट इज वन टोटल इंटीग्रेटेड बिहेवियर। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी इज नोन एज। तो इस चीज को जाना जाता है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। हमारा 16वां सवाल क्या है, सेल्फ स्टीम रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन सब्जेक्टिव डैश डैश इवोल्यूशन ऑफ हिज और हर ओन वर्थ। तो यहाँ पर होगा सेल्फ स्टीम रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्टिव फिजिकल इवेल्युएशन। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। डैश डैश इज अ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी थिंक अबाउट सेल्फ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम इज अ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी थिंक अबाउट द सेल्फ। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। इस चैप्टर से देखिए ज़्यादा सवाल नहीं आने वाले हैं, तो जो मैक्सिमम सवाल थे वो हम डिस्कस ही कर लिए। अगर इतने भी सवाल आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। सेल्फ स्टीम इस, तो सेल्फ स्टीम क्या होती है, अ डिग्री टू विच यू वैल्यू योर सेल्फ। एक जो डिग्री होती है जिससे आप अपना खुद का इवैल्यूएशन कर सकें। दूसरा क्या ऑप्शन है, थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही जवाब है, तो हमें सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल देखिए हम पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें हमको कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड से या हमारी बैंक डिटेल दी है, इसमें से किसी भी माध्यम से कुछ भी जो भी सहयोग करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद होगा। वैसे अगर आप नहीं भी कर सकते हैं और हमारा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार कुछ ही दिन में 3000 लोगों का भी होने वाला है, इसके लिए एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ स्टीम आर, सेल्फ स्टीम का एलिमेंट कौन सा होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आपका सेल्फ स्टीम का एलिमेंट है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट ये भी आपका सेल्फ स्टीम का जो है हिस्सा है। सेल्फ एक्सेप्टेंस ये भी आपका सेल्फ स्टीम का हिस्सा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। डैश डैश ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ सोर्स ऑफ
मेंटल हेल्थ। तो एक व्यक्ति का डैश डैश मानसिक अवस्था का स्रोत है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा सेल्फ वैल्यू। जो आदमी अपनी सेल्फ वैल्यू करता है, वो जो जिस हिसाब से करता है वही उसकी मेंटल हेल्थ का सोर्स होता है। इसके बाद हमारा 21वां सवाल है, डैश डैश इज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ स्टीम इज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है 22वां। देखिए, टू कन्वर्ट लो सेल्फ स्टीम टू हेल्दी वन यूनिट, मतलब अगर लो सेल्फ स्टीम को हेल्दी सेल्फ स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको किसकी ज़रूरत है, मतलब क्या चीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब है, आपको कभी किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। डैश डैश इज द एक्सटेंट ऑफ वंस बिलीव इन इट्स ओन एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क एंड रीच टूवर्ड इट्स गोल। तो ये चीज़ क्या होती है जिसके द्वारा कोई खुद पर बिलीव करता है, मतलब अपने गोल को अचीव कर सकता है, ये कौन सी क्षमता होती है। तो वो सेल्फ एफिशिएंसी की क्षमता होती है। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 24वें सवाल की तरफ। द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल मतलब जब आप बिना बोले कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे इशारे से करते हैं, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो आप जब चेहरे के हाव भाव से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हाँ, होता है। अपीयरेंस बिल्कुल होता है। पॉस्चर होता है, किस तरीके से आदमी बैठा है, इससे भी कम्युनिकेशन होता है कि वो आपसे बात करने में इच्छुक है, इंटरेस्टली बात कर रहा है, नॉन इंटरेस्ट से बात कर रहा है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑल द अबव। ये सारे नॉन वर्बल टाइप के आपके कम्युनिकेशन हैं। फिर आपका आता है 25वां सवाल। द शेक हैंड दैट कन्वे कॉन्फिडेंस इज। तो शेक हैंड आपका फर्म कॉन्फिडेंस, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए इस चैप्टर से। अब देखिए, आगे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी पेपर से ले आने वाले हैं। करीब 500 से 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सभी पेपर्स से। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रहिए। हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए बस, लेकिन अगर एक लाइक आप करते हैं वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे कंटेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, कंटेंट उनको पसंद आ रहा है, तो ये हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर चीज़ें समझ में आ गई हों तो डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।